हेलो एवरीवन। सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी। सो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना बेसिक कैलकुलस, बेसिक वेक्टर कैलकुलस जिसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लाप्लासन ऑपरेटर, लाइन, सरफेस, वॉल्यूम एलिमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, उन सभी को डिटेल वे में समझ लिया है। ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग, डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग, कर्ल का फिजिकल मीनिंग। ग्रेडियंट हमें क्या बताता है कि किसी फंक्शन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस किस तरीके से होता है। डाइवर्जेंस मींस कोई भी क्वांटिटी किस तरीके से स्प्रेड हो रही है या फिर डाइवर्ज हो रही है। कर्ल का मतलब मींस कोई भी वेक्टर किस तरीके से रोटेट कर रहा होता है, हमें कर्ल वेक्टर बताता है। So, इन सब का फिजिकल मीनिंग, इनको डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं, उन सबको समझने के बाद आज से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना न्यू पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसको डिटेल वे में समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको फील के साथ पढ़ें, एकदम ऐसा कि लगे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्चुअल में है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कह सकते हैं ईएमटी का एक ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट पे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक की स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट पे हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स जो कि रुका हुआ है। जब चार्ज रुका हुआ है तो उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका नेचर और किस तरीके से लॉ, दो चार्ज जब रुके हुए हैं किस तरीके से उनके बीच में लॉ लगते हैं, इन सबको डिटेल वे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग देखेंगे, फिर इसके बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखेंगे, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, परमिटिविटी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स, हम किस तरीके से चार्जिंग मेथड क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, कंडक्टर्स क्या होता है, इंसुलेटर्स क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज क्या क्या है चार्जेस की, इन सबको लेके हम डिटेल वे में समझेंगे। तो हमारे कंटेंट्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या कहेंगे कि वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की क्यों जरूरत पड़ी, इसका फिजिकल मीनिंग क्या, इसके एग्जांपल। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्जेस, इसकी एसआई यूनिट, फिजिकल मीनिंग। फिर इसके बाद बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। फिर इसके बाद क्या क्या मेथड है, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन मींस हम चार्ज को किस किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, बाय चार्जिंग, बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। और उसके बाद इसका फिजिकल मीनिंग और इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद कंडक्टर्स और इंसुलेटर की बात करेंगे, कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। फादर जब और स्टडी करेंगे तो इंसुलेटर के बारे, हम एक सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे, सुपर कंडक्टर भी पढ़ेंगे, जो कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम ऑलरेडी सुपर कंडक्टर को पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद कूलॉम्स लॉ को पढ़ेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म, फिर वेक्टर फॉर्म, फिर इनवर्स स्क्वायर लॉ और इससे रिलेटेड डायग्राम, डेरिवेशन, और इसके बाद लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। इसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार इंटरव्यूज में पूछते हैं, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम का फिजिकल मीनिंग क्या होगा, वैक्यूम परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी इन अ मीडियम का क्या मतलब होता है, और एक रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। जिसमें फोर्स एंड मीडियम जब स्लैब को इंट्रोड्यूस कर देते हैं चार्जेस के बीच में, तो उसके बाद क्या चेंजेस आ जाते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट केसेस क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। फिर उसके बाद समरी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन कर देंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर का टास्क होने वाला है। सो आई होप कि लेक्चर का मेन एम समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में डिटेल वे में एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया, इसके बाद ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, पोलराइजेशन, मल्टीपोल एक्सपेंशन, मेथड ऑफ चार्जेस, इन सबको पढ़ने के बाद फिर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाएंगे। फिर मैग्नेटोस्टैटिक खत्म होने के बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जाएंगे। इन सबको ऐसे डिटेल वे में धीरे धीरे करके समझेंगे। सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है फिजिक्स की जो कि डील करती है विद चार्जेस एट रेस्ट, जब चार्जेस रेस्ट पे हो और चार्जेस रेस्ट पे और फोर्सेस उनमें कैसा लग रहा हो, उनकी फील्ड्स क्या होंगी और उनके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल किस तरीके से प्रोड्यूस होंगी, हम इसमें स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम डील कर रहे होते हैं चार्ज रेस्ट पे हो, उनके बीच में फोर्सेस क्या लग रहा हो, फील्ड्स क्या हो, पोटेंशियल क्या हो, ये सब को डिटेल में मैं डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रिक्वायर्ड, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की रिक्वायरमेंट क्यों लग रही है।
हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक की रिक्वायरमेंट इसलिए लग रही है कि हमें अंडरस्टैंड करना है इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस, मींस एक चार्ज दूसरे चार्ज के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा होता है, टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड मींस दो चार्ज के बीच में किस तरीके से फोर्स लगता है, एक चार्ज किस तरीके से अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इसके बाद बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मींस इसको समझने के बाद ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स को और अच्छे से समझ पाएंगे और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। इसके बाद सॉरी इसके बाद हम पढ़ेंगे यूज इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में किस तरीके से यूज होता है, प्रिंटर्स में कैसे यूज होता है, फोटोस्कोपीज वगैरह में किस तरीके से चार्जेस का यूज है। चार्ज को प्रॉपर्टीज समझने के बाद ही हम इन सब प्रॉपर्टीज को समझ पाएंगे। फंडामेंटल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये फंडामेंटल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझने के लिए और क्वांटम फिजिक्स के लिए। सो स्टार्ट करते हैं, इसका फिजिकल मीनिंग समझे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्लेन करता है हाउ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, मींस जैसे एक हमारे पास एक चार्ज है जो कि स्टेशनरी है, जिस पे चार्ज मैंने कह दिया +Q1, और एक और चार्ज है जो कि निगेटिव है और जो वो भी स्टेशनरी है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से ही समझ पाएंगे कि ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे या फिर कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ हम इन दो चार्ज के बीच में कुछ स्लैब इंट्रोड्यूस कर देते, क्या फोर्स जो पहले लग रहा था वही रहेगा या फिर फोर्स चेंज हो जाएगा। इन सब प्रॉपर्टीज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फोर्स, मींस एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करता है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, अगर दो सेम टाइप के चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। अब इसके बाद एग्जांपल की बात करें, सो रबिंग कॉम ऑन हेयर अट्रैक्ट्स पेपर। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जिसको आप फील कर सकते हैं, अपने कॉम को लो, उसको रब करो अपने हेयर के साथ और फिर उसी कॉम को किसी पेपर के साथ करो तो तुम देखोगे कि पेपर कॉम की ओर अट्रैक्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तुमने रब करा तो जो उस जो रबिंग करने पे उसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे और पेपर के इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करोगे, तो जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, इससे उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन। लाइटनिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म, जैसे आपने देखा होगा तूफान वगैरह आते हैं जब बिजली कड़कती है, तो ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के कारण ही होता है। स्टैटिक चार्जेस ऑन टेलीविजन स्क्रीन, जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसेप्टेटर्स, इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, सो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन के लिए। सो इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन के लिए। अब इसके बाद हमारे पास कितने टाइप ऑफ चार्जेस होंगे, टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो हम कह सकते हैं हमारे पास चार्जेस दो टाइप के होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद चार्ज की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो कि हमें पता है कूलाम्ब हो जाएगी। अब इसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोज करो एक तुम्हारे पास यहाँ चार्ज रखा हुआ है, सो ये चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। अब ये इसकी फील्ड जनरेट करी, अब इस फील्ड में अगर हमारा नेगेटिव चार्ज लेके आए तो ये नेगेटिव चार्ज इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसी फील्ड रीजन में अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आए तो ये फील्ड इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये फील्ड इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, और ये इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब इसके बाद इसके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी चार्जेस की, सो हम कह सकते हैं चार्ज एक प्रकार से सोर्स का काम कर रहा है। उसमें क्या होता है, एक चार्ज क्या कहता है, एक फील्ड जनरेट करता है। अब फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड रीजन में अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट हो जाए, रिपेल करेगा। अगर हमारा नेगेटिव चार्ज उस फील्ड में आएगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। मींस एक पॉजिटिव चार्ज लो, अब वो पॉजिटिव चार्ज अपनी एक फील्ड जनरेट करेगा। अब उस पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड जनरेट हुई, उस फील्ड में अगर
नेगेटिव चार्ज को लेकर आओगे तो उस फील्ड में वो चार्ज अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे तो वो उस फील्ड को रिपेल कर देगा। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या कहेंगे हम, कूलाम हो जाएगी। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कह सकते हैं, एक तो सबसे पहले क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, टोटल चार्ज इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। सो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल चार्जेस का। अब इसके बाद अगला क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दूसरी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव ऑफ चार्ज, मींस हमारे पास जैसे चार कूलाम, चार चार्जेस है, तो अब अगर हम उस सिस्टम का टोटल चार्ज काउंट करेंगे तो हम चारों चार्जेस को ऐड कर दें। इसका फिजिकल मीनिंग ये हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा हमारा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सो हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नर बी डिस्ट्रॉयड। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नर बी डिस्ट्रॉयड, मीन चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मींस कहने का मतलब है कि सपोज तुम्हारे सिस्टम में 2 कूलाम चार्ज हैं, आफ्टर 4-5 घंटे बाद ऐसा नहीं हो कि 2 कूलाम चार्ज से 1 कूलाम चार्ज बचेगा। 2 कूलाम चार्ज पहले भी थे और उसके बाद कितने टाइम बाद, मींस 2-3 दिन बाद भी देखोगे तो वो 2 कूलाम चार्ज ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 कूलाम चार्ज में से कोई चार्ज चला गया या कुछ का चार्ज ऐड होगा, जब तक हम एक्सटर्नली कुछ ऐड ना करते हैं। सो हम कह सकते हैं चार्ज इज अ कंजर्व क्वांटिटी, ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पेयर्स, मीन जो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं वो किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में, मीन्स ई 2e प्लस 3e प्लस 4e या फिर -e -2e -3e, मीन्स इंटीजर फॉर्म में। नॉट, हम ऐसा नहीं कह सकते कि चार्ज तुम्हारा फ्रैक्शनल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। हाँ, फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज जब हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़े थे ना, जब हमने देखा था कि क्वार्क्स वगैरह हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकते हैं, बट उसमें कंडीशन ये थी कि वो चार्ज इनसाइड द न्यूक्लियस ही प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर आउटसाइड द न्यूक्लियस फ्रैक्शन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज ओनली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन। चार्ज एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स, मींस e 2e 3e 4e लाइक दैट। और चार्ज, वन चार्ज ऑफ अ कूलम, वन चार्ज क्या होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज, मींस इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज, मींस कहने का मतलब ये कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है किससे, वेलोसिटी से और रेफरेंस फ्रेम से। मींस ऐसा नहीं हो कि आप किसी एक, मैं एग्जांपल देता हूं, मींस एक फ्रेम से तुम चार्ज को देखो, ये तुम्हारी एस फ्रेम हो जाएगी, ये तुम्हारी एस डेस फ्रेम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ कि इस फ्रेम से तुम चार्ज को देखो तो चार्ज की वेलोसिटी सपोज v है, और अगर तुम ये मूविंग फ्रेम से चार्ज को देखो, मूविंग फ्रेम से चार्ज की हुआ, यहां ये फ्रेम मूव कर रही है, और मूविंग फ्रेम से चार्ज को देखो तो चार्ज की वैल्यू अलग आएगी। ऐसा नहीं, वो चार्ज ऑलवेज रिमेन्स इनवेरिएंट, चाहे तो मूविंग फ्रेम से देखो चाहे स्टेशनरी फ्रेम से देखो, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स सेम। और ये रेफरेंस फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है और वेलोसिटी के भी इंडिपेंडेंट होता है। मींस अगर चार्ज कोई मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं हो कि उसकी मूव करने पे उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। जैसे पहले 2 कूलाम था तो बाद में भी वेलोसिटी मूव करने पर भी उसका चार्ज 2 कूलाम ही होगा। ऐसा नहीं हो कि वेलोसिटी चेंज होने पर उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। और दूसरा, तो वो इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम के, चाहे तुम स्टेशनरी फ्रेम से देखो या फिर मूविंग फ्रेम से देखो, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स सेम। इसलिए इसको कहते हैं इनवेरिएंट क्वांटिटी। इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज मींस ये बता रहा है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड रेफरेंस फ्रेम। सो आई होप कि बहुत अच्छे से फील के साथ समझ आया होगा इसका मतलब क्या है। अब इसके बाद हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी चार्जेस की। सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टी है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, चौथा इनवेरिएंट नेचर ऑफ चार्ज। अब इसके बाद अगला कि हम चार्ज को कितने तरीके से, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मींस हम चार्ज को किस तरीके से जनरेट, कितने तरीके से देख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग सबसे मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, सबसे पहले मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन।
व्हेन टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड टुगेदर, जब कोई दो न्यूट्रल बॉडीज को रब करते हैं टुगेदर, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर बॉडी। मींस जब हम कोई दो न्यूट्रल बॉडी को रब करें एक साथ, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर। इसके एग्जांपल की बात करें, सो ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क, मींस ग्लास रोड है रब्ड करने, ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क, जब ग्लास रोड को हम रब्ड करते हैं सिल्क पे तो उस पे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मींस चार्ज आ जाते हैं। एबोनॉइड रब्ड विथ फार, मींस एबोनॉइड को रब्ड करते हैं विथ फार, उस पर भी चार्ज आ जाते हैं। सो हम कह सकते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मींस कोई दो न्यूट्रल बॉडीज को अगर रब करोगे तो उनके अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, नॉट इंड्यूस, चार्ज ट्रांसफर हो जाए एक बॉडी से दूसरे बॉडी की। दूसरी मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो व्हेन चार्ज बॉडी टच न्यूट्रल बॉडी, चार्ज ट्रांसफर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मींस जैसे एक हमारे पास ये बॉडी है, इस पे चार्ज Q कॉलम है, और ये बॉडी है, इस पे चार्ज 0 कॉलम है। सो इन दोनों बॉडी को हम टच करा देते हैं, इन दोनों बॉडीज को हम टच करा देते हैं। जब इन दोनों बॉडीज को हम टच करा देंगे तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा हायर बॉडी से लोअर बॉडी को। और चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए या फिर दोनों बॉडी का चार्ज सेम ना हो जाए। व्हेन टू चार्ज बॉडी टच, व्हेन चार्ज बॉडी जब टच करती है न्यूट्रल बॉडी के साथ तो चार्ज का ट्रांसफर होता है कैसे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से। अगला हमारा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अगला मेथड हमारे पास क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो चार्जिंग विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शन। मींस चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते हैं हम कि एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच में ना करा के हम चार्ज इंड्यूस कराते हैं बाय ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मींस कहने का मतलब है कि हम जैसे क्या करें, ये नेगेटिव रॉड है और एक ये न्यूट्रल बॉडी, इस नेगेटिव रॉड को इस न्यूट्रल ये स्फीयर के पास लाएंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव रॉड अपने पास पॉजिटिव चार्ज को यहां अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शन। मींस इसमें हम क्या करें, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि ये नेगेटिव रॉड इस पे ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे इसको अपनी तरफ इधर खींच लेगी और इस तरफ जितने भी बचेंगे वो नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, इससे इस पे चार्ज इंड्यूस हो जाता है। फिजिकल मीनिंग की बात करें, सो नेगेटिव रॉड रिपील्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर। सो जो नेगेटिव रॉड है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी इनसाइड कंडक्टर। सो इससे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस नियर रॉड, जो कि पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इंड्यूस हो जाएंगे नियर रॉड और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे, मूव अवे हो जाएंगे। सॉरी। सो नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड। तो इस मेथड में कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब इसके बाद इसकी एप्लीकेशन की बात करें हम, सो हमारे पास एप्लीकेशन की बात करें, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, दूसरा लाइटनिंग कंडक्टर्स, तीसरा कैपेसिटर्स। अब इसके बाद कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। सो कंडक्टर्स हम कह सकते हैं सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव फ्रीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मींस हम कह सकते हैं कंडक्टर वह सबस्टेंस होते हैं जिसमें चार्ज इजिली फ्रीली मूव कर जाए, उनको हम कंडक्टर कहते हैं। सबस्टेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन मूव फ्रीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा और एल्यूमिनियम हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके बाद इंसुलेटर किसको कहेंगे, जिसमें चार्ज इजिली फ्रीली मूव ना कर पाए उनको इंसुलेटर कह देंगे। सबस्टेंस थ्रू विच चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। चार्ज जिसमें इजिली इलेक्ट्रिक सबस्टेंस जिनमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीली मूव कर जाए उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। सबस्टेंस जिनमें चार्ज फ्रीली मूव ना कर पाए उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल की बात करें तो ये तुम्हारे हो जाएंगे रबर, ग्लास और प्लास्टिक।
डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। सो डिफरेंस क्या होगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का। सो डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो हम समझते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंस क्या होगा। सो हम कहते हैं कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मोशन फ्रीली होता है, इंसुलेटर में रिस्ट्रिक्टेड होता है। कंडक्टिविटी कंडक्टर में हाई होती है, इंसुलेटर में वेरी लो होती है। एग्जांपल कॉपर हो जाएगा, इंसुलेटर रबर हो जाएगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि बहुत बार इंटरव्यूज वगैरह में हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। इसके बाद मैग्नीट्यूड फॉर्म समझेंगे, फिर इसके बाद इसका वेक्टर फॉर्म भी समझेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ हम स्टेटमेंट के साथ समझते हैं। पहले देखो एक मैं डायग्राम और ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे समझना और आसान हो जाए। ये Q1 और ये तुम्हारा Q2 और इनके बीच का सेपरेशन मैंने R बोल दिया। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किन्हीं दो चार्जेस के में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मींस जितना ज्यादा चार्ज होगा उन दोनों के बीच में उतने ज्यादा फोर्स लगेगा। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के बीच के डिस्टेंस में। मींस दो चार्जेस पास होंगे तो उनके बीच में या तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा या फिर रिपल्सन ज्यादा लगेगा। और दो चार्जेस के बीच में अगर दूरी ज्यादा होगी तो उसमें अट्रैक्शन भी कम होगा और रिपल्सन भी कम होगा। और अगर उन दोनों चार्जेस का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। सो कहने का मतलब ये, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them। means inversely proportional to the square of the distance between them। so इन दोनों क्वांटिटी को हम मिला के करते हैं। फिर इसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको k से डिनोट करते हैं। और इन वैक्यूम फॉर्म में इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और k की वैल्यू क्या आई है वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू जाएगी मीडियम। अब इसके बाद अगला वेक्टर फॉर्म। सो वेक्टर फॉर्म में हम यूज करते हैं, देखो मैं एक बताता हूं इसको अच्छे से समझने के लिए। सो यहां तुम्हारा सपोज करो ये Q1 चार्ज हो जाएगा, ये तुम्हारा Q2 चार्ज हो जाएगा, ये तुम्हारा ओरिजिन है। यहां से यहां तक की दूरी R1 हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी R2 हो जाएगी, और ये तुम्हारा हो जाएगा R वेक्टर। सो हम कह सकते हैं R वेक्टर हमारा क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये 1 हो जाएगा पॉइंट, ये 2 हो जाएगा। और इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एक मिनट। सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो इसको वेक्टर फॉर्म में ये लिखाएगा फोर्स और इज इक्वल टू, और अगर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे सो फोर्स ऑन फर्स्ट, फोर्स ऑन, इसका क्या मतलब है सुनो, फोर्स ऑन चार्ज फर्स्ट ड्यू टू चार्ज सेकेंड। सो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर बाय R क्यू, R वेक्टर अपॉन R क्यू। अगर R कैप की वैल्यूज को उठा के अगर हम रख देते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात करें, सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। मींस अगर डिस्टेंस को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा, अगर डिस्टेंस को ट्रिपल करेंगे तो डिस्टेंस 1/9 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा।
अब डायग्राम की बात करें जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। अगर दोनों अपोजिट टाइप के चार्जेज होंगे, ये प्लस मान लो और ये माइनस कर लो, तो ये इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये दोनों पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब इसका डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, सो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो इसको लिखते हैं और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो फोर्स का फॉर्म ये आ रहा होता है। और इसके बाद इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें, सो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज इक्वल टू K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। सो हम इसको वेक्टर फॉर्म में, और ये तो मैंने लिखा कि फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, इन द सिमिलर वे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट भी ये हो जाएगा कि Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। तो फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। सो हम कह सकते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर मींस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड इज अ नेगेटिव टाइम्स फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो ये हमारे हो जाएंगे वेक्टर फॉर्म। अब इसके बाद ये तो हमने डिटेल अच्छे से समझ लिया कूलम्ब्स लॉ। अब इसके बाद लिमिटेशन क्या है कूलम्ब्स लॉ की, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सो एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ये एप्लीकेबल हुआ ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए, वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। और ये वैलिड तभी होगा जब चार्जेस स्टेशनरी हो या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। फेल्स एट वेरी स्मॉल न्यूक्लियर डिस्टेंस, कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है जब जो न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जब न्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम हो जाए। रिक्वायर्ड मीडियम टू होमोजीनियस, रिक्वायर्ड मीडियम टू बी होमोजीनियस एंड, और कूलम्ब्स लॉ तभी हम एप्लीकेबल कर सकते हैं जब हमारा मीडियम क्या होमोजीनियस हो, मींस एक मीडियम सभी जगह पे एक जैसा हो, और आइसोट्रोपिक हो मींस एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे हमारा मीडियम चेंज ना हो, उसको आइसोट्रोपिक कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक मींस एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पे मीडियम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, उसको एन आइसोट्रोपिक कहते हैं। सो हम कह सकते हैं लिमिटेशन मींस एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, और फेल्स हो जाता है वेट वेरी स्मॉल न्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसके लिए रिक्वायर्ड होगा मीडियम, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब इसके बाद अगला है हमारा परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। सो हम कह सकते हैं परमिटिविटी मेजर एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मींस परमिटिविटी एक प्रकार से हमें बताता है कि मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होगी टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। परमिटिविटी मेजर्स एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मींस जैसे हम किसी एक मीडियम, एयर मीडियम में अगर चार्जेस को रख दें तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास होने दे रहा है, और वही चार्ज को अगर हम किसी मीडियम में रख दें तो वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने दे रहा है। तो मींस हमें परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मींस हमें बता रहा है कि उस चार्ज की कितनी एबिलिटी है किसी पर्टिकुलर मीडियम के करस्पॉन्डिंग, मींस परमिटिविटी मेजर एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मींस परमिटिविटी हमें बताता है कि किसी मीडियम की कितनी एबिलिटी है टू पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैक्यूम की परमिटिविटी हमें पता है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिजिकल मीनिंग की बात करें तो हमें ये क्या बता रहा है कि हायर परमिटिविटी रिड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी हाई है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिड्यूस करेगा, और किसी मीडियम की परमिटिविटी लो है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इंक्रीज करेगा। इसके बाद इसी के करस्पॉन्डिंग हमारी एक रिलेटिव परमिटिविटी भी आती है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, मींस ये एक प्रकार से रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रकार से रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मींस एक प्रकार से ये हेल्प करता है हमें किस में, कंपेयर करने में, कि किसी चार्ज को हम मीडियम में रखें और किसी चार्ज को हम मीडियम में रखें, या किसी चार्ज को हम मीडियम में रखें और किसी चार्ज को हम फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम में रखें,
तो उनमें कितना अंतर आएगा वो हमें बताता है रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी के लिए या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए ये क्या होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। सो इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर या फिर के से। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी इन मीडियम टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अब इसके बाद फोर्स इन मीडियम में इसका क्या इफेक्ट देखेगा। जैसे अगर फोर्स किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स डिक्रीज कर जाता है। हमें पता है एप्सिलॉन हमारी वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, जो कि मैं लिखा हूं। और इसके बाद हम इसको इसकी जगह रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस करें हम एप्सिलॉन की जगह। सो हमारा जो फोर्स इन मीडियम क्या आएगा, फोर्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मींस हमारा जो पहले फोर्स था किसी मीडियम पे रखने पे फोर्स डिक्रीज कर जाए, किस फैक्टर से, बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ देयर मीडियम। अब इसके बाद अगर हम किसी मीडियम में स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दे बिटवीन चार्जेस, और स्लैब को इंट्रोड्यूस करें किसी चार्जेस के बीच में, जैसे एक हमारे पास ये चार्ज हो गया और एक हमारे पास ये चार्ज हो गया, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। इनके बीच में स्लैब को इंट्रोड्यूस करें जिसकी थिकनेस मैंने कह दिया T है। सिंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन चार्जेस, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन चार्जेस तो उसके बीच में क्या होगा, फोर्स डिक्रीज करेगा। सो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और हमें पता है परमिटिविटी डिफरेंट मीडियम के करस्पॉन्डिंग क्या, कोई वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, एयर के लिए 1.006 होती है, वाटर के लिए परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 80 होती है, और ग्लास के लिए 5 to 10 होती है, और मिका के लिए 6 होती है। सो हम इससे अब समराइज कर सकते हैं कि क्वांटाइजेशन हमारा क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी कूलम्ब्स लॉ K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फोर्स इन मीडियम जो कि डिक्रीज कर देता रहता है, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। इनवर्स स्क्वायर लॉ जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। अब इसके बाद एप्लीकेशन की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन की बात करें तो हम कैपेसिटर में यूज करने वाले हैं, फोटो कॉपीज वगैरह में, इंकजेट प्रिंटर्स वगैरह में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, वर्डिग्राफ जनरेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग वगैरह इन सब में यूज करने वाले। अब इसके बाद इसके कंक्लूजन की बात करें हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडीज स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज इज कंजर्व्ड एंड क्वांटाइज। कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। परमिटिविटी अफेक्ट्स फोर्स बिटवीन चार्जेस। परमिटिविटी अफेक्ट करती है किसको, फोर्स बिटवीन चार्जेस। कंडक्टर्स क्या करते हैं, अलाउ करता है फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस को। और इंसुलेटर रजिस्ट करते हैं मोशन ऑफ फ्री चार्जेस। चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑकर्स विदाउट कॉन्टैक्ट। जो चार्जिंग बाय इंडक्शन होती है किसके द्वारा होती है, विदाउट कॉन्टैक्ट। सो आई होप कि हमने पहला अपना बेसिक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने बेसिक चीजें जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी, वेक्टर कैलकुलस, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, और उसके बाद बेसिक जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मीडियम क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, और इन रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। और फोर्स मीडियम में किस तरीके से चेंज हो जाता है, स्लैब को इंट्रोड्यूस करने से किस तरीके से चेंजेस आते हैं, इन सबको आज हमने डिटेल वे में अपना फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया। आई होप कि लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और जहां कहीं भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से डाउट क्लियर कर लें, या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पे आप ग्रुप डिस्कशन करके अपने और भी चीजों को क्लियर कर सकते हो। और जहां कहीं भी पर्सनल डाउट्स या फिर ऐसा लगता है कि कुछ मेरे साथ पर्सनल प्रॉब्लम या फिर जो भी स्टडी वगैरह से रिलेटेड हो रही हो, तो मेरे से पर्सनल मैसेज करके भी मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। और वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है आपके साइड से कि मेरे को कोई चीज जहां इंप्रूव करना है, तो आई एम ऑलवेज रेडी टू वेलकम योर सजेशन। अगर जैसे आपको लगता है कि सर आप ये टॉपिक पहले करा दें, या फिर ये मटेरियल, ये सब्जेक्ट को पहले करा दें, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जहां आपको डिफिकल्टी हो रही है, जिनको पहले पढ़ना हो, मैं उन सबको पहले पढ़ा दूंगा। बट आई एम ऑलवेज रेडी कि आप
अपनी तरफ से मेरे को बताएं कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई कॉन्सेप्ट में जहां डिफिकल्टी हो रही है। बस एक ही चीज आपसे चाहूंगा कि प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों के साथ जिनको जो भी फिजिक्स में डिफिकल्टी होती है या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम फेस हो रही हो, तो ये चैनल उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा और मैं उनको पर्सनली गाइड कर दूंगा या फिर उनको जहां भी प्रॉब्लम हो रही है मैं उनमें उनको हेल्प करके गाइड करके पर्सनलाइज मॉनिटर उनको गाइडेंस दे दूंगा कि किस तरीके से आपको जहां भी प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट करके तैयारी करनी। सो वी विल मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। कीप इट अप, बाय बाय, टेक केयर।